हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लाई हूँ जीएस प्रीलिम्स 2018 का पीवाईक्यू। तो आगे से मतलब 2023 से लेके 2018 तक हम पहुँच चुके हैं। हम जहाँ तक हो सकेगा बहुत सारा पीवाईक्यू करेंगे और देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और आप इससे अपने पैटर्न को समझ सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको ये भी करना है ताकि आप पैटर्न को समझ सकें, इधर-उधर ना भाग कर आप अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हेलो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पीसीएस प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला एंशिएंट का है, विच एमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल इन द मीसोलिथिक पीरियड। तो निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे? तो बोरी, लखनिया, औदे या बागौर से मिले थे। तो बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि इस काल के मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहरा नहरराय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वह है कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर। तो वह जो है वो है हुलास। आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों हैं उत्तर प्रदेश से। तो आलमगीरपुर जो है मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। यह और उत्तर हुलास की बात करें, उत्तर प्रदेश के सहारन जिले में स्थित है। वैदिक सभ्यता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ द शुक्ला यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी या मत्रायणी या तैतरीय या काठक। तो यह है वाजसनेयी। ठीक है। अगला है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। तो हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क। तो वह खारवेल। हाथी गुम्फा कलिंग शासक के टाइम। ठीक है। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल में है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो धनंजय, नीलगिरी और उग्रसेन और विष्णुगुप्ता। तो इसमें जो है धनंजय है कुस्तुलपुर से, और नीलराज जो है, नीलराज किससे है? नीलराज है अवमुक्त से। और उसके बाद है उग्रसेन। उग्रसेन पालक्का से है। विष्णु घोष कहाँ से? कांची से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। तो यहाँ पर धनंजय कुस्तुलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का और विष्णु गोपा कोची। विष्णु गोपा कोची, उग्रसेन पालक्का, नीलराज अवमुक्त और धनंजय कुस्तुलपुर। अगला है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, जिनके बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? सारनाथ, बेसनगर, अयोध्या या हाथी गुम्फा। तो मिलती है अयोध्या अभिलेख से। पुष्यमित्र शुंग जो है 185 से 149 ईसा पूर्व के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इन्हें संपन्न कराने का श्रेय पतंजलि को है और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। अगला है ये देखना है, निम्न कथन पर कथन कारण दिए गए हैं, जिसमें भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और कारण है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसमें कथन कारण दोनों सही है और कारक कथन की व्याख्या भी करता है। तो भारत में राजनीतिक एकता के अभाव में तुर्की आक्रमण काफ़ी सफल हुए थे। इस प्रकार कथन और कार्य दोनों सत्य तो हैं ही। तो इसकी व्याख्या हम करें तो उल्लेखनीय है कि अरबों के पश्चात तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत सर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और जो अरबी था, और जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र महमूद गजनबी के भारत पर 17 आक्रमण हुए थे। अगला है, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर, बलीपुरम का मंदिर और सप्त पांडव मंदिर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो सप्त पांडव मंदिर का कालक्रम है ममल्ला शैली है और नरसिंह वर्मन ने बनवाया था 640 से 674 ईस्वी में। सप्त पैगोडा मंदिर नरसिंह वर्मन। और महाबलीपुरम तटीय मंदिर ये भी 674 से 800 में, ये नरसिंह वर्मन ने ही बनवाया था। नरसिंह वर्मन सेकेंड ने बनवाया था। और बृहदेश्वर मंदिर
बृहदेश्वर मंदिर 1004 से 1009 के बीच राजराज चोल ने बनवाया था। और गंगाईकोंड चोलपुरम 1024 में राजेंद्र चोल ने बनवाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी नगरम, नानादेशी या मणिग्रामम? तो नानादेशी और मणिग्रामम दोनों है। दक्षिण भारत में विदेशी व्यापार संबंधित संस्थाओं के संबंध अभिलेखों में नानादेशी तथा मणिग्रामम दोनों का उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी और डी माना। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो आदिम मस्जिद कहाँ है? अदीना मस्जिद कहाँ है? मांडू में है, ये सुमेलित नहीं है। अदीना मस्जिद है वेस्ट बंगाल में। अदीना मस्जिद कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और लाल दरवाज़ा मंदिर जौनपुर में है। और दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है। दाखिल गौड़, 3 दरवाज़ा अहमदाबाद और लाल दरवाज़ा मंदिर जौनपुर और अदीना मस्जिद वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन हो गया 3 जो सुमेलित नहीं है। उल्लेखनीय कि अदीना मस्जिद वेस्ट बंगाल का निर्माण बंगाल के शासक सिकंदर शाह के काल में 1360 के आसपास हुआ था। अगला है, ये देखना है, कथन कारण दिया है। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिसे समा कहा जाता था के शौकीन थे। इसमें कथन तो कारण दोनों सही, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। और मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों पर फारसी में अनुवाद हुआ। इस काल में फिरोज तुगलक से लेकर आकर जहांगीर तथा शाहजहां के काल में अनेक पुस्तकों का अनुवाद हुआ। आरंभिक चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम मानते थे। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। देवगिरी के रूलर कौन थे? शंकर भगवान एक देवता है। शंकर देव इनका नाम भी है, तो देवगिरी से ये थे। अगला है वारंगल रामचंद्र देव। वारंगल रामचंद्र देव, तो वारंगल प्रताप रुद्र देव थे। वारंगल रुद्रदेव थे, न कि रामचंद्र देव थे। होयसल बीरबल्लाभ और मधुरा पीर पांड्या। फिर से देख लीजिए, दियारा डालिए। देवगिरी शंकर देव शासक थे और वारंगल के प्रताप रुद्रदेव थे। होयसल के वीर बल्लाल थे और मदुरा के वीर पांडे थे। शंकर देव राजा रामचंद्र के देवपुत्र का नाम था। देव का पुत्र था जो 1310 में गद्दी पर बैठा था। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ध्रुवदास भगत नामावली, और ये है नामादास भक्तमाल, और ये रसखान रसिक प्रिया, और उस्मान है चित्रावली। तो रसखान का रसिक प्रिया इनकरेक्टली मैच नहीं है। रसिक प्रिया केशव दास ने लिखा था। केशव दास ने लिखा था रसिक प्रिया। और ये जो है ध्रुवदास भगत नामावली, और नाभादास भक्तमाल। भगत नामावली ध्रुव भगत थे ध्रुव, तो इसलिए ध्रुव भगत दास। और नाभा भक्त थे। नाभा जो है माला से भरी हुई थी। भक्तमाल, नाभा भक्तमाल थे। अगला है उस्मान चित्रावली और रसखान जो है प्रेम वाटिका। उस्मान चित्रावली, रसखान, प्रेम वाटिका। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह है चकला क्या है? तो यह है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। शाहजहां के शासन काल में सरकारों मतलब जिलों और परगनों के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहा गया, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे, लेकिन ये सरकार के समानार्थी नहीं थे। अगला है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम ने। सलीमा सुल्तान जी अनगन है, महाअनगन है, तो महाअनगन कराया था। दिल्ली के पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण महाअनगा ने 1561 में करवाया था। महान अनगर अकबर की संरचिका थी। इस मस्जिद के निर्माण में उनकी सहायता शिहाबुद्दीन अहमद नामक एक प्रभावशाली मंत्री ने की थी। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गुट से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो मोहम्मद शाह है, जहांदर शाह है, आलमगीर शाह है, अहमद शाह है। तो लास्ट वाला अगर आपको याद है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आलमगीर लास्ट में था, तो जहाँ लास्ट में होगा तो वही हो जाएगा। तो ठीक है, जहांदर था 712 से 13 में था। जे हो गया जहांदर, उसके बाद एम मोहम्मद, फिर हो गया ए से अहमद था, फिर हो जाएगा ए। तो ये जमा लिख देंगे तब पर भी हो जाएगा। जमा JMAA लिख दीजिए। 712 से 13 तक था। मोहम्मद शाह 719 से 48 तक था। अहमद शाह जो 48 से 54 तक था, और आलमगीर जो था 54 से 59 तक था। JMAA पहले आ जाएगा, तो JM
ये लिख लीजिए एच। अहमद शाह जमास लिख लीजिए, जमासा लिख दीजिए, जमासा लिख देंगे फिर हो जाएगा। तो हो जाएगा जहांदर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलमगीर। उसके बाद होगा सुरक्षा के लिए मठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है चौथ। चौथ क्या होता है, भूमिकर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत चौथ था। यह पड़ोसी राज्यों में वसूल की जाती थी। इसकी मात्रा राज्य की आय की एक चौथाई होती थी। इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों की शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था, जबकि थरदेशमुखी कर पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। यह उस प्रदेश की भूमि का 100/10वां हिस्सा भाग होता था। थरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। अगला है 1857 से 19वीं शताब्दी तक जन आंदोलन से क्वेश्चन। तो यह संबलपुर कौन सा सम्मिलित नहीं नेतृत्व, संबलपुर का नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया, सही है। गंजमा का राधा कृष्ण दंड सेना ने किया गंजमा का। और कश्मीर का किया था गुलाब सिंह ने, सही है। और लखनऊ का लियाकत अली, तो ये गलत है। लखनऊ का बेगम हजरत मोहम्मद महल ने किया था। इलाहाबाद थे लियाकत अली थे। संबलपुर सुरेंद्र, स से संबल, स से सुरेंद्र। गंजम राधा, मान लो गंजी हो गई, तो राधा गंजम। और कश्मीर में गुलाब बहुत होते हैं, कश्मीर गुलाब। लखनऊ में बेगम हजरत, इलाहाबाद में लियाकत अली। इलाहा ल है यहाँ पे, ऐसे हो गया लियाकत अली, तो ठीक है। और यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन सा मैच नहीं है, संथाल 1855 से, कोल 1831-32 ये भी सही है, खासी 1829 सही है, अहोम जो है 1815 नहीं बल्कि 28 में हुआ था। अगला है ये निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग फेडरल बोर्ड घोषणा पर संचयन घोषणा। तो हंटर आयोग कब आया था, तो हंटर आयोग 1882 में यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। पहले हंटर आयोग आया था 1882 में, फिर सेडलर आयोग आया था 1800, एक मिनट कहाँ हो गई मैं, हंटर आयोग आया था 1882 में, सेडलर 1917 में, और वुड डिस्पैच 1854 में, और सार्जेंट जो आया था 1944 में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो याद कर लीजिए, वुड घोषणा 1954, हंटर 1882 और सेडलर 1917 और 1944 में सार्जेंट आया था। इसमें देखना कथन कारण तो है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो इसमें कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की लेकिन व्याख्या नहीं करता। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कब, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस। भारत प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अपनी स्वीकृति दे दी, परंतु बाद में उसने अपनी स्वीकृति वापस ले ली। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की, और इसलिए ये सही है। और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसमें लीग शामिल नहीं थी। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 मूल सदस्यों के नाम पर लीग 5 प्रतिनिधित्व शामिल हो गए। लीग का अंतरिम सरकार में भी शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित प्रयास था। कथन कारण सब दोनों सही है। निम्नलिखित में से कारण मतलब दोनों सही, लेकिन कारण कथन व्याख्या नहीं कर रहा है। इनके नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का स्थापना की। भगत सिंह ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, बरेंद्रनाथ घोष और पुल्लीन बिहारी। तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। तो कब की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अभिनव भारत समाज की शाखाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत के अन्य इलाकों में सक्रिय थी। अगला है निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस के अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर अपहास किया था। तो ये किया था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद पहला वायसराय बनकर आया था, और 1884 से 1888 तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था। डफरिन के कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होना। इसी का उपहास करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। अगला है भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो वो है कुचिकुल जलप्रपात।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है जो 455 मीटर ऊंचाई पर कर्नाटक राज्य के वाराही नदी पर स्थित है, जबकि जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर 255 मीटर ऊंचा है। इसे महात्मा गांधी का जोग गोरसप्पा प्रपात भी कहते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्य में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। तो सबसे ज़्यादा गुजरात की है। भारत के राज्य की तट की रेखा के अनुसार 4 राज्य हैं। गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, केरल है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लियोस्टीन एंड अभिनव भारत। तो यह प्लियोस्टीन एंड अभिनव भारत से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट? विच? ताप्ती। ताप्ती मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। गोदावरी पश्चिम घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अतः स्पष्ट है कि ताप्ती नदी पश्चिम घाट से नहीं बहती। अगला है मिलान करना है केरल। केरल में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? केरल की है भाई, केरल के नायमुड़ी। और नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की लोटाबेट्टा। ऑप्शन सी। अगला है मानसून है। वनस्पति जलवायु का वह सूचक है, यह कथन संबंधित है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, इसका कथन का संबंध है थानवेस्ट कोपेन से। तो यह कोपेन से। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है कोपेन से संबंधित। कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण 1900 में प्रस्तुत किया गया था तथा इनके जलवायु परिवर्तन का आधार वनस्पति प्रदेश था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ब्लैक सॉइल इज लोकली कॉल्ड रेगूर, सही है। और मिट्टी अनिवार्य रूप से क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, गलत है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जिसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलता है। हिमालय क्षेत्र में नहीं होता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संबंधित है? इडैफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक एंड टोपोग्राफी। तो है इडैफिक। तो इडैफिक मिट्टी से संबंधित है, क्लाइमेटिक मौसम से, बायोटिक जो है जैविक घटक से और टोपोग्राफिक भूग्रह विज्ञान से। अगला है निम्नलिखित राज्यों को इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, गोवा, केरल, कर्नाटक। तो इलायची भैया कर्नाटक है। कार्डमम पहाड़ी यहीं पर पाई जाती है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल के अल्पुट्टा तथा काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन इडुक्की जिले से होता है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित सामाजिक विकास से, राजनीतिक विकास से, या फिर ये है परिवहन एवं संचार विकास से। तो परिवहन संचार विकास से। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं गांव संचार माध्यमों से है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो है महाराष्ट्र। अगला है लिथोस्फीयर से। निम्नलिखित देशों में से किसमें पम्पास घास का मैदान पाया जाता है? अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, इक्वाडोर में, चिली में। तो है अर्जेंटीना में। सवाना अफ्रीका में पाई जाती है। लानोस वेनेजुएला में, वेनेजुएला ला है लास्ट में, ला से लानोस हो गया, वेनेजुएला लाओस। और अफ्रीका सवाना हो गया। और पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका। और स्टेपी यूरेशिया में। फिर है मरुस्थल है, कंट्री है। सोनोरन अमेरिका का, तकलामकान चीन का है। क्वारकुन तुर्कमेनिस्तान का। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में, ना कि ब्राज़ील में। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन में, पता ही होगा। काराकुन तुर्कमेनिस्तान और है गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का है। हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा बनते हैं? हांगो, नील, डेन्यूब, मिसिसिपी। पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण नदी निक्षेपों के जमाव से होता है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका अच्छा उदाहरण है। मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है 3730 मीटर है। यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। इटास्का, मिसिसिपी इटास्का से निकलती है। और यहाँ पर जो सिटी है उस डुलूथ है। ठीक है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और चीन। तो है चिली। विश्व में सर्वाधिक आयोडीन का उत्पादन चिली करता है। चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के मध्य लंबाई में एक छोटा सा क्षेत्र है, मतलब देश है। इस देश की सीमा प्रशांत महासागर में लगती है जिसमें आयोडीन का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। अगला निम्नलिखित कॉफी उत्पादक देशों को उनकी कॉफी उत्पादन में 2016 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कुछ सही उत्तर का चयन करें।
तो कोलंबिया है, वियतनाम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। तो हो जाएगा पहले ब्राज़ील, वियतनाम, फिर हो जाएगा कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। तो वर्ष 2019 के आंकड़ों के अंदर काफ़ी उत्पादन में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील है, फिर वियतनाम है, फिर कोलंबिया है, फिर इंडोनेशिया है। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक सीमा में कमी आई थी, तो 7,000 किलोमीटर की। स्वेज नहर बन जाने के पश्चात भारत में मुंबई और यूरोप के लिवरपूल की दूरी 7,250 किमी कम हो गई और था इसका नज़दीकी उत्तर विकल्प भी है। तो सन 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? अशोधित जन्म से, अशोधित मृत्यु दर से, परिवृद्धि से, विवाह से। तो वह है अशोधित मृत्यु दर से और अशोधित जन्म दर से। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो वो है हरियाणा। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931, महाराष्ट्र का 929 और पश्चिम बंगाल का 950 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर, बिलासपुर, श्रावस्ती, बहराइच। तो है श्रावस्ती में। तो सबसे कम श्रावस्ती में, फिर रामपुर में सबसे ज़्यादा है, फिर पहले श्रावस्ती में, फिर बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर रामपुर, वो है रामपुर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो है हरियाणा में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो है उत्तर प्रदेश की। तो जनगणना के अनुसार शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 15 करोड़ 53 लाख है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो है 55%। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 55% शहरों में तथा 45% गाँव में निवास करता है। अब करेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की बात की गई? तो है 3 प्रकार के न्याय की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की, 3 प्रकार की समानता की, 1 प्रकार के भ्रातृत्व की। तो यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं प्रतिष्ठा और अवसर है, और ये 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, और 3 प्रकार का न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की है, और 1 प्रकार की बंधुता है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार की किस देश में आरंभ की गई थी? तो वो की गई थी ग्रेट ब्रिटेन में। फिर है मेंटेन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो वेरी सिंपल 24 जनवरी 1950। फिर है प्रस्तावना से। फिर भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता संबंधी प्रावधानों को पाते हैं? तो 2 से पार्ट 2 में। ठीक है, तो पार्ट 1 में संघ और इसके राज्य हैं, पार्ट 7 में जो है संघ राज्य पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य निश्चित हैं, और ये 9वें में है पंचायत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उत्तर बौद्धिकतावादी, गांधीवादी या उपरोक्त सभी। तो सभी। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद से है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, या एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। तो संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के सम्मिलित अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए बंद कर सकेगी। अगला है बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो वह है 60 दिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता तथा समाप्त किया जा सकता है? वह है विधान परिषद। फिर है लोकसभा के केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो हो सकता है 20। फिर है ये है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो वो था आंध्र प्रदेश। तो कब बना था? 1953 में।
और उसके बाद है सरकारी आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। 1983 में केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र सरकार राज्य संबंधों पर सुझाव देने हेतु एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इसमें शिवरामन और डॉक्टर S.R. सेन 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग में अपनी अंतिम रिपोर्ट 247 सिफारिशें अक्टूबर 1987 में पेश की और इसका सार आधिकारिक और जनवरी 1988 में लागू हुआ जारी हुआ। मतलब अवैध केंद्र राज्य संबंध से भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वह थे PN भगवती। PIL का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ था। 1979 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा हुसैन आरा खातून बाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई और जनहित याचिका के तहत नागरिक समाज को कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामले में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। अगला है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संबंध संशोधन कर सकती है, तो कर सकती है किसने, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अगला है निम्नलिखित करों में से कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाता है, बिक्री कर, भू राजस्व कर, स्थानीय मेलों पर, तो स्थानीय मेलों पर। स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है और संविधान की अनुसूची 11 में 243(6) में 29 विषयों का उल्लेख है। इकोनॉमी से आ गए हम, तो गरीबी एवं बेरोजगारी भाई जो हम हैं, निम्न से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम प्रकाशित की गई, तो वो कर दी जाती है UNDP द्वारा। तो ही मानव विकास सूचकांक जो है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन के स्तर के आधार पर तैयार किए जाने वाले UNDP का सूचकांक है जिसका मान 0 और 1 के बीच होता है। 1990 में UNDP द्वारा भारत विकास सूचकांक विकसित किया गया जिसका श्रेय पाकिस्तानी अशासी महबूब उल हक और इससे कौल को जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, तो वह मनरेगा। तो ग्रामीण बेरोजगार भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया है। यह भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवारों के एक सदस्य को वर्ष में लगभग 100 दिन की अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी जाती है। 1 अप्रैल 2008 को इस योजना को संपूर्ण देश भर में लागू कर दिया गया है और 2009 में मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, तो मापा जाता है आय की विषमता। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र लॉरेंज वक्र कहलाते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी देश में व्यक्तिगत आय के प्रतिशत वितरण को संचयी रूप से शीर्ष पर रखते हुए परिवारों के प्रतिशत को संचयी रूप से क्षैतिज स्तर पर रखकर ज्ञात किया जा सकता है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई, तो वह है हाशिम समिति। भारत के नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए योजना आयोग द्वारा प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, तो करता है नीति आयोग। तो नीति आयोग द्वारा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। नीति आयोग के त्रिवर्षीय एक्शन एजेंडा में सभी आयामों में गरीबी के निवारण की बात की गई है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। इसके जगह पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणी वृद्धि थी, तो वह थी 12वीं पंचवर्षीय योजना की। फिर है मुद्रा बैंकिंग का एवं कर प्रणाली केंद्र एवं राज्य वित्त संबंध। तो है भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है, प्रत्यक्ष कर बिक्री आय और उत्पाद सेवा, तो वो जो है इनकम टैक्स से है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो है विक्रिया पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण से किसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है, मतलब अधिकतम होती है, तो होती है एक्सरे की। सबसे ज़्यादा एक्सरे की होती है, याद करके गांठ वाँठ के माइंड में ठूस लीजिए आप। हाँ ये देखिए क्वेश्चन आया था भाई,
ठीक है, चलिए छोड़िए आगे। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलहेल्म रॉन्टगेन ने किया था? रेडियो का, एक्सरे मशीन का, बिजली के बल्ब का? तो वो किया था एक्सरे मशीन का। एक्सरे मशीन को खोज जो सर्वप्रथम विलहेल्म रॉन्टगेन द्वारा 1895 को, रेडियो की खोज 1890 में इटालियन वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने किया था, जबकि बिजली के बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने किया था। निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी। तो सिलिकॉन है अर्धचालक। निम्नलिखित में से कौन सामान्य इस परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट है? तो 20 डेसिबल है इसकी ध्वनि। तो फुसफुसाहट 30 डेसिबल, जब फुसफुसा के आप बातें करते हैं। कमरा जब कार्यालय शांत रहता है तो ध्वनि होती 40 dB, और सामान्य बातचीत के समय ध्वनि होती 60 dB, और जेट इंजन होता है 120 पे, और रॉकेट इंजन होता है 180 पे। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण का, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन। तो है तो प्रकाश लाइट किरण का। उपरोक्त किरणों में से प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इसलिए इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यिका की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। तो इस्पात में। अगला है केमिस्ट्री से। मीथेन निम्न से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो वेरी सिंपल, ये वो निकलती धान के खेतों से और दीमक की बाम्बी से भी। नेक्स्ट है विच इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? वैश्विक ताप में वृद्धि। वेरी सिंपल यार, पहले ही मिल गया। ग्लोबल वार्मिंग को ही वैश्विक तापन या हरित गृह प्रभाव कभी कहा जाता है। इसकी संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर ने दी थी। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में भौतिक मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के लिए वातावरण के लिए तापमान में वृद्धि की मदद करती हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? मेथेन, ब्यूटेन। तो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेथेन है भाई। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलता है। प्राकृतिक गैसों में मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि गैस शामिल होती है, जिसमें मेथेन की भागीदारी 80 से 90% होती है। मेथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन या दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ग्राफीन क्या होता है? ये तो भाई कई बार क्वेश्चन आया। ग्राफीन कार्बन का नैनो रूप होता है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो वो होता है पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, जिसे पैन बोलते हैं। प्रकाश एवं रासायनिक धूमन में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है जो कि आंखों में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। पर्यावरण नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके ओजोन बना लेती है। तत्पश्चात O3 पत्तियों के खुले रंध्रों द्वारा मेसोफिल कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है, और यह कोशिकाओं में उपस्थित जल से क्रिया करके हानिकारक परऑक्सीजन मूलक में O2, OH- और O- ये सब बनाती है। मानव चिकित्सा विज्ञान जूलॉजी। तो डीएनए द्विकेंद्रित संरचना किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है वाटसन एंड क्रिक द्वारा। ठीक है, 1953 में। फिर है और है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला स्तर थे पहला कीट, पहले कवच। तो पहले कौन आए थे? पहले कवच वाले जीव आए थे। तो इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है तो पहले कवच वाले जीव आएंगे, फिर कीट आएंगे, फिर सरीसृप, फिर स्तनधारी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, गाजर, आंवला। तो जो भी खट्टे चीज़ें होती हैं उसमें होता है संतरा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो रेनिंग पनीर में, और जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड है, गोल्डन चावल विटामिन ए, ओजोन। टोपोस्फियर नहीं भाई, ये स्ट्रेटोस्फियर है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में किन फसलों की प्रजाति? शरीफा, अमरूद, संतरा, अंगूर। तो यह है अंगूर की। सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, अवान ए थाई आदि अंगूर की प्रजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होती है? रेशम, शहद, लाख, मोती। तो मोती जो होता है कीटों से प्राप्त नहीं होती है, बाकी शहद, रेशम ये सब कीटों से प्राप्त होता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी इस क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कोलकाता, नई दिल्ली, शिमला, पुणे। तो कोलकाता 1875 में हुआ था, और सबसे पहले कोलकाता का हुआ था 1875 में। तो बी यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उसके बाद कलकत्ता के बाद शिमला 1905 में हुआ था, शिमला। तो बी के बाद सी, तो ऑप्शन हो गया डी। तो कलकत्ता 1875 में, शिमला 1905 में, पुणे 1928 में, और नई दिल्ली 1944 में। ठीक है। अगला है निम्नलिखित ग्रहों को कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल हो सकता है भाई। नेक्स्ट है पर्यावरण पारिस्थितिकी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास तंत्र, वर्षा तंत्र, फसली भूमि। तो मानव जनित वो है फसली भूमि। और फिर भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो वह स्थित है जामनगर में।
भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर में स्थित है। यह केंद्र तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में स्थापित देश का पहला शोध संस्थान है। डचिगामा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस स्थान पर? कस्तूरी मृग के लिए, गोल्डन ओरियन के लिए, थेलो थ्रोटेड मार्टन के लिए, हांगुलिया कश्मीरी स्टैग के लिए। तो हांगुलिया कश्मीरी स्टैग के लिए। दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। यह उद्यान हांगुलिया कश्मीरी स्टैग के निवास के तौर पर माना जाता है। इस उद्यान में हिमालयी नमशीतोष्ण सदाबहार वनम पर्णपाती वृक्ष और झाड़ियाँ, देवदार और चीड़ शाहबलूत इत्यादि पाए जाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 मई को। और अगला है, वैश्विक उष्णन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता प्रचंडता बढ़ रही है? तो बढ़ रही है आल अब सभी, मतलब केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की, बवंडरों की, सबकी बढ़ रही भैया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण मतलब इन सीटू कंजर्वेशन की स्ट्रेटजी जैव मंडल और वनस्पति बाग और राष्ट्रीय उद्यान? तो यह है वनस्पति बाग। तो वनस्पति जैव, पहले तो ये जान लीजिए क्या इंस्टीट्यू और एक्सटीट्यू होता है। तो जीव जंतु एवं वनस्पतियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी घटक प्रजाति के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाती हैं। स्वस्थानीय संरक्षण निजी इंस्टीट्यू कंजर्वेशन का एक विशेष क्षेत्र है। इस कई प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, आरक्षित जैव मंडल और पवित्र उपवन आदि को निर्माण किया जाता है। उल्लेखनीय वनस्पति बाग आदि बाह्य संस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, न कि स्वस्थानीय का। अगला है, सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो करती है O3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है, मानस असम में ये भी सही है, पेरियार केरल में ये भी सही है, सिमलीपाल उड़ीसा में, ना कि मध्य प्रदेश में है। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों का बजट निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा पेश करता है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। तत्कालीन रूप से यह अमेरिका के अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी, किंतु बाद में इसको उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होता गया और इसका मुख्यालय नीदरलैंड एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला निम्नलिखित में से द्वितीय प्रदूषण कौन है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई गैस है। तो स्मॉग है। तो वायु जब गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को मिल फैलाती है तो द्वितीय प्रदूषक बनते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारणतः वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीय प्रदूषण कहलाते हैं, जैसे ओजोन, PAN, स्मॉग, ये सब हैं। निम्नलिखित परिस्थिति तंत्रों में से किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षिकता काफ़ी प्रभावित होती है? गहरे समुद्र से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, कोरल रीफ में, मरुस्थल में। तो B और C दोनों में होते हैं। कोरल रीफ में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में भी होते हैं। अगला है, यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था पेरिस में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। यह जलवायु परिवर्तन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन के सभी पक्षों की बैठकों का 21वां वार्षिक सत्र था। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो की गई थी 2008 में। विच इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? दैट इज ओशियन। नेक्स्ट है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो उसका लिए बर्निंग वेस्टर के लिए, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। विच पेन किलर गिवन टू द कैटल रिस्पॉन्सिबल फॉर नियर एक्सटेंशन ऑफ द वल्चर इन इंडिया? तो कौन सा था वो? तो वो था एस्पिरिन, नहीं, डाइक्लोरोफिनेक था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द लार्जेस्ट इमीटर ऑफ द CO2 इन 2015? दैट इज चाइना। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? नाभिकीय ऊर्जा भाई करती है, सौर ऊर्जा नहीं करती है। नेक्स्ट है फिर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं गुजरेगी? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो वो बस्ती से नहीं गुजरेगी। लखनऊ के चंदसराय के गाजीपुर के हैदरिया 341 किमी लंबाई एवं 6 लेन वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। 16 नवंबर 2011 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर से गुजरेगा। सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी एवं 34 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी भी तैयार की गई है।
अगला है 14 जून से 15 जून 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? तो लिया था 32 टीमों ने। अगला है निम्नलिखित देशों में से किसने प्रधानमंत्री ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? तो वो की थी नेपाल में। फिर एक कथा करंट का न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? तो 96वां था। और निम्नलिखित राज्यों में से कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? तो वह था केरल। केरल में भाई कोई रोग फैलता है। थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है कि सॉरी, क्या कर सकते हैं यार। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो किया गया था दिल्ली को। फिर है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज पर द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 136। और अगला है 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया होगा? तो वो वाराणसी में हुआ था। और नेक्स्ट है 4 जुलाई 2018 को धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थित मूल्य कितना हो गया था? तो 1750 हुआ था। अगला निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? तो वो थे इमरान खान। निम्न से किसने वर्ष 2018 में गैमसेसे पुरस्कार जीता? तो वो जीते थे ये भारत वटवानी और सोनम वांगचुक। फिर थे दसम ब्रिक्स सम्मेलन 2018 में किस में आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था साउथ अफ्रीका में। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो वह 2.2। फिर है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? तो 21.54%। फिर है नेक्स्ट निम्न से किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो ओजोन सबसे ज़्यादा मिलता है मेसोस्फीयर। कहाँ से मेसोस्फीयर आ गया? स्ट्रेटोस्फीयर। फिर है दो आ गया ओजोन से क्वेश्चन। समलैंगिक संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो संबंधित है सेक्शन 377 से। फिर है एंड्रेज मैनुएल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो वो मैक्सिको के हुए थे। तो याद कर लीजिएगा करंट का इसी अपडेट करके। पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित में से के देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष की सज़ा दी गई थी? तो दी गई थी पाकिस्तान की सज़ा। अगला है जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए जाते गए हैं? तो आसम में पाए गए थे। फिर जुलाई 2018 में किसके द्वारा सफर गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। फिर नेक्स्ट अमेरिका पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला? तो यह मंगल ग्रह पर। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से 12 जून 2018 को किस देश की मुलाकात की? तो सिंगापुर के देश से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई? तो वही थी गोमती। फिर मिसलेनियस मैकमोहन लेखक की सीमा बनाती है तो किसके बीच? इंडिया और चाइना के बीच में। फिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया? लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद को। तो गाजियाबाद को नहीं चुना गया। बाकी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, अदा, स्पष्ट गाजियाबाद इसमें शामिल नहीं है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1973 को। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक रह सकता है? तो कंगारू चूहा है। फिर है नॉर्मन बॉरलॉग किस क्षेत्र से? तो ये भैया नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था शांति वाला। फिर है निम्नलिखित किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया? तो है एस्ट्रोलॉजी को। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो वह था मीरा कुमार। ये थी। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो वो थे अरविंद पंगारिया। फिर है निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो है नीति आयोग। फिर है ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो ढींग एक्सप्रेस है हिमा दास का मुंह बोला नाम। ढींग एक्सप्रेस। मैरी कॉम को हाल ही में निम्न से किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो उस टाइम में BSNL का बनाया गया था। तो उस टाइम का न्यूज़ है। ठीक है। अगला है मैरी कॉम को हाल ही में किस नाम से बुलाया गया? तो मतलब किस ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो BSNL।
सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसके का संयुक्त उपक्रम है? तो यह है रसिया का इंडिया और रसिया का। और फिर नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ी में से किसमें अवस्थित है? तो त्रिपुरा आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है ये, तो यहाँ पर दिया नहीं है। फिर है निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, तो डेनमार्क में था। और फिर है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स किससे संबंधित था? तो वह था शिक्षा नहीं, हेल्थ से था। सरकार का द्वारा घोषित ABC अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन बच्चों संबंधित स्वास्थ्य के क्षेत्र में जारी था। इसके मापन पर आधार उत्तरजीविता, प्रतिरक्षा, पोषण एवं पाठशाला की शिक्षा थी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों को में पहुंचाती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा मुक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवात का प्रभाव कम करते हैं। तो 1, 2, 3 पर भारत आपदा मुक्त देश कैसे हो सकते हैं भाई? आपदाएं तो यहाँ भी आती हैं। अगला है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी स्टीफन हॉकिंस ने। आइंस्टीन वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज ऑफ द थियरीज, तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। थियरी ऑफ नहीं, ये फोटो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पाए थे 1921 में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडियन बाई अशोक चंद्र? निम्नलिखित में किसी अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रि परिषद कहा गया? तो वो कहा गया था प्लानिंग कमीशन को। और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो है संजय बारू। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो 1985 में किया गया था। और ये 2006। तो उपरोक्त प्रश्न के सभी विकल्प असत्य हैं क्योंकि महिला एवं बाल विकास को एक विभाग के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1985 में स्थापित किया गया था, किंतु स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में इसकी स्थापना 30 जनवरी 2006 को की गई थी। तो ठीक है, 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद जय भारत।